जियो ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और जब जियो ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो चर्चा सबसे बड़ी बात यह थी कि पहले सस्ते का लालच देके अचानक यार तुम 25% भाव बढ़ा दिए, अपनी सर्विसेज के नाम पर हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिए। जब तक तुम यार हुआ नहीं करते थे उस समय तक मार्केट में बहुत सी कंपनियां सरवाइव करती थी, लेकिन तुम्हारी प्रेडेटरी प्राइसिंग यानी सस्ते दामों पर लोगों को तोड़ने की नीति के चलते देश में कुल मिलाकर के अब 4 प्लेयर बच गए हैं। बाकी बचे प्लेयरों में केवल बीएसएनएल को हटा दिया जाए तो बाकी 2 प्लेयर तो तुम्हारे दामों को देखकर अपने दाम बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। इसके चलते लोगों का प्यार बीएसएनएल की तरफ उमड़ आया। बीएसएनएल की तरफ उमड़ा हुआ यह प्यार, लेकिन यह प्यार क्या हम पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले भी हम दिखा चुके हैं? आज के सेशन में कैसे हमारी सबसे प्रियतम बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा में बदल गई थी, कैसे इस बीएसएनएल ने अपनी कीर्ति प्रारंभ से लेकर अंत तक की लिखी थी। आज जो हम प्यार बीएसएनएल को गुस्से के रूप में दे रहे हैं क्योंकि जियो पर हमारी नफरत है, जियो ने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन बीएसएनएल असल मायने में भैया तुम भी हमको धोखा दिए बैठे थे। ठगे हुए तो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से तुमसे उम्मीद जगी है क्योंकि तुम्हारे पीछे सरकारी आका लोग बैठे हैं। वो सरकारी आका बैठे हैं जिनके ऊपर यह कहा जाए कि हो सकता है कि वो लोग प्राइवेट कंपनियों से साठगांठ कर लिए हों कि सर चिंता ही मत करो, लगने ही नहीं देंगे। आपके नेटवर्क की स्वतः ही तारीफ होने लगेगी क्योंकि जिन्होंने बीएसएनएल 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगकर लैंडलाइन कनेक्शन के रूप में या फिर मोबाइल सिम के रूप में पाया था, वो सभी लोग माथा पकड़ लेंगे कि भाई साहब इसका तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है। जब सर्विसेज नहीं होंगी तो बचे हुए विकल्प में जियो होगा, जियो की नकल करता एयरटेल और वोडाफोन होगा। मनमर्जी के माफिक ये दाम बढ़ाएंगे और हम लोग फिर से ठगे हुए पाए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज जो आप लोगों ने मोमेंटम बनाया है बीएसएनएल की घर वापसी का, आवश्यक यह भी है कि बीएसएनएल इसे अपनी जिम्मेदारी माने और इसे वो एक मौका माने कि जनता का विश्वास अगर आपने बरकरार नहीं रखा तो यह आपको भी एक दिन घेर ही लेगी। सोशल मीडिया पर बीएसएनएल के जिम्मेदार आकाओं की जानकारी अगर पब्लिक हो गई कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है कि इसको भी नहीं उठने दे रहा है, सोचिए ना हमारे साथ कैसा धोखा हो कि इसी बीच में बीएसएनएल निकल कर आए और अपने जिन प्राइजेस के चलते फिलहाल जिसकी तारीफ हो रही है कि इतना सस्ते में बीएसएनएल है, अचानक कोई साहब इसको पीछे से थपिया के कहें कि पगला गए हो क्या, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी है, प्राइस बढ़ा दो, तो भैया आप में से बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे। लेकिन हां, सोशल मीडिया ने अब इतनी जागृति पाली है कि उन आकाओं की भी खबरें ले ही लेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिलहाल पोर्ट टू बीएसएनएल का मोमेंटम बना है तो जियो बायकॉट का भी मोमेंटम बना है। ऐसी स्थिति में घर वापसी करने की तैयारी में तो लोग हैं, लेकिन क्या आप भी अपनी थोड़ी उन्नति कर पाएंगे? ऐसी स्थिति में 5G का जो दौर है, क्या आप उसे 4G से ही कंपनसेट कर पाएंगे? क्या वाकई में बीएसएनएल पूरे देश में 4G रोल आउट कर पाएगा? आपसे बहुत उम्मीदें हैं बीएसएनएल। आपको जियो बायकॉट का बहुत फायदा मिला है, पता चल रहा है कि लाखों लोग सिम पोर्ट करके आप तक पहुंच रहे हैं, लेकिन भैया उम्मीदों पर खरे उतरना, क्योंकि हम लोग दूध के जले हैं, छाछ भी फूंक देकर पिएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि जियो के आने के बाद बीएसएनएल के दिन लदे थे कि उससे पहले ही जियो सरेंडर कर गया था या उसके पहले ही बीएसएनएल सरेंडर कर गया था। ये सारी कहानी आज के सेशन में आपको हमें है सुनानी। साथियों, कहते हैं कि ऑफिशियली बीएसएनएल की शुरुआत तो वर्ष 2000 में ही हो गई थी। तब इसको तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार संचालन के दूरसंचार नेटवर्क सेवा और नेटवर्क प्रबंधन के लिए इसका गठन किया गया था। लेकिन इतिहास इसका और पुराना है। भारत में दूरसंचार विभाग आज का नहीं, अंग्रेजों के काल का है। अंग्रेजों के काल में भारत संचार निगम लिमिटेड नहीं था। असल में उस समय पर भारत के अंदर प्रॉपर तरीके से टेलीग्राफ लाइनों के माध्यम से संचार हुआ करता था। उस समय भारत के अंदर 1850 में टेलीग्राफ लाइनें बिछा करके ट्रांसफर टेलीग्राफों का किया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1851 में टेलीग्राफ का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। 54 में देश भर में लाइनें बिछा दी थी और टेलीग्राफ सेवा जनता के लिए भी ओपन कर दी गई थी। पहला टेलीग्राफ मुंबई से और पुणे के बीच में भी भेजा गया था।
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में पास कर दिया गया था। विचार कीजिए, अंग्रेजों के समय का चला कानून 1980 तक चलता रहा। फाइनली डाक और टेलीग्राफ विभाग का विभाजन किया गया। दूरसंचार विभाग के अस्तित्व में आने के बाद सरकारी स्वामित्व वाले टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनियों की शुरुआत हुई, जिसके कारण बीएसएनएल की नींव पड़ी थी। मतलब यह समझिए कि बीएसएनएल आज का नहीं है। 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस टेलीग्राफ की शुरुआत की थी, मानिए कि 1851 से 1951 में वही बीएसएनएल ही था। नाम आधिकारिक रूप से बाद में पड़ा। हालांकि टेलीग्राफ 2013 में बंद हुआ। 160 साल तक सर्विस को उपलब्ध कराने वाला बीएसएनएल अपनी टेलीग्राफ सेवा को बंद किया। 1885 के अंदर जनता के लिए जो टेलीग्राफ देने की सेवा शुरू हुई थी, 2010 में उसे वेब आधारित मैसेजिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। साथियों, इस प्रकार से कुछ तार बुकिंग के सेंटर हमारे देश में बीएसएनएल द्वारा ऑपरेट किए जाते थे। वर्ष 1990 में एक दौर था जब लैंडलाइन लोगों के लिए स्टेटस सिंबल हुआ करता था, और लैंडलाइन देने वाली इकलौती कंपनी उस समय भारत के अंदर यही हमारी सरकारी दूरसंचार कंपनी हुआ करती थी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की नई टेलीकॉम पॉलिसी के तहत ही एमटीएनएल को भी लैंडलाइन सेवा देने की अनुमति दी गई थी। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई के अंदर, महानगर के अंदर ही अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। 1990 के कुछ हद तक 2000 के दशकों तक देखें तो बीएसएनएल का स्वर्णिम युग था। मतलब ये ऐसा समय था जिस समय अगर आपको अपने घर में बीएसएनएल लगाना होता था, लैंडलाइन लगानी होती थी, तो भाई साहब आवेदन के लिए 6-6 महीने लगते थे। जिन घरों में बीएसएनएल के लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करते थे, उन घरों को उस गांव में, उस शहर में, उस कस्बे में बड़ा रसूख वाला माना जाता था कि इनके घर में फोन लगा हुआ है। लोग कॉलोनी के बहुत सारे गांव के लोग सुनने आया करते थे, पड़ोसियों को बता के जाया करते थे कि हमारा कॉल आएगा। एक दौर था जिस समय प्रेमी प्रेमिका इस बंद खोपचे में जाकर के एक दूसरे से बतियाया करते थे छुप छुप कर। इस बतियाने की प्रक्रिया को एसटीडी कहा जाता था। एसटीडी के साथ साथ आईएसडी भी लिखा जाता था ताकि आप अंतरराष्ट्रीय कॉल कर लें। यानी कि एक दौर था जिस समय लैंडलाइन देश की पहचान बना हुआ था, और उस पूरी पहचान का भरपूर फायदा बीएसएनएल ने ही उठाया था। कहते हैं कि एक दौर था जिस समय बीएसएनएल के अकाउंट में कैश में 35,000 करोड़ रुपया हुआ करता था। यानी इन्होंने इतना मतलब इज्जत कमाया था। बीएसएनएल पहले दूरसंचार सेवा विभाग के नाम से जाना जाता था। 2000 के अंदर ही इसका नाम बदलकर बीएसएनएल किया गया। ये जो बीएसएनएल था, इसे पीएसयू बनाया गया। सरकार ने कहा कि सरकारी कंपनी बनकर के चलेगी तो ज्यादा फायदा नहीं करेगी, प्राइवेट कंपनी की तरह इसे निगम बनाते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस लेकर आते हैं। लोग अगर कॉम्पिटिटिव तरीके से काम करेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। वो अभी परिणाम भी निकला। 2000 में साहब इंटरनेट आ गया, 2002 में 2G मोबाइल आ गया, 5G, 2005 में ब्रॉडबैंड सेवा आ गया, 2010 में 3G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो गई। और भाई साहब इसके बावजूद भी बीएसएनएल का घाटा जो है वो बढ़ता रहा। एक दौर था जब करोड़ों में, लगभग 2.8 करोड़ लैंडलाइन कनेक्शन वर्ष 2000 में बीएसएनएल के पास हुआ करते थे। मोबाइल कलेक्शंस की बात करें तो करोड़ों में भारत के अंदर सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी रखने वाला बीएसएनएल हुआ करता था। इतना ही नहीं, जितने भी दुर्गम स्थान हैं, चाहे सियाचिन का ग्लेशियर हो, वहां पर भी बीएसएनएल ही हुआ करता था जो सर्विस पहुंचाने के लिए जाना जाता था। हाल ही में ही सही 2023 में भी सियाचिन ग्लेशियर पर बीएसएनएल की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 2006-7 में ग्राहक और रेवेन्यू के आधार पर बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करता था। उस समय भी अंबानी जी के पिताजी के द्वारा योजना चलाई गई थी जिसमें जोड़ी ऑफर चलाया गया था आरकॉम के द्वारा। तब भी यह तीसरी बड़ी कंपनी हुआ करता था। बीएसएनएल पर लोगों का गजब ट्रस्ट हुआ करता था। 2006 में जो कंपनी भारत के अंदर 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी, वो अचानक घाटे में कैसे चली गई, इसके पीछे का क्या कारण रहा। 2006-7 के बाद से लेकर के 2016 में जब जियो आया, उस बीच में क्या कुछ घटित हुआ, उन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। चूंकि यह एक सरकारी कंपनी थी, सरकार को बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी निभाने होते हैं, जनता के सपने पूरे करने होते हैं, कहना होता है कि हम तो आपके लिए हैं। इसी के लिए सरकार ने एक एक करके पूरे देश के अंदर बीएसएनएल की सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।
लैंडलाइन कनेक्शंस गांवों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया, लेकिन लैंडलाइन कनेक्शन जिस गति से पहुंच रहे थे, सर्विसेज उस गति से मिल नहीं रही थी। लैंडलाइन का विस्तार हो रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे। लैंडलाइन की कीमत खर्चा 702 रुपए प्रति कनेक्शन आ रहा था, लेकिन रेवेन्यू में 78 रुपया आ रहा था। सरकार की ये जो मुफ्तबाजी वाली योजना थी, जिसके तहत दिखाने का कि देखो हम कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, इससे बीएसएनएल पर बर्डन बढ़ता चला गया। मतलब ये मानिए कि सरकार की जो सोशल ऑब्लिगेशन वाली सब्सिडी थी ना, उसने सरकार के ही रवैये के चलते इन्हें बुरी तरह प्रभावित कर दिया। रिलायंस जियो ने तो फिर रही सही कसर तोड़ ही दी, क्योंकि जहां एक और इनके लैंडलाइन कनेक्शंस के आए दिन कनेक्शन शिकायतों में आते थे, साफ सुनने में आ रहा है कि कोई तार सुधारने नहीं आ रहा है। आपको वो दौर याद होगा, संभवतः आपके घरों में भी लैंडलाइन रहे होंगे, आपके घर में कनेक्शन बहुत लंबे समय तक खराब पड़े रहे होंगे, आपकी शिकायतें चल रही हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बीएसएनएल के कर्मचारियों ने देश को यह एहसास कराना शुरू कर दिया था कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं। आपका कॉल अगर सुन रहे हैं तो समझिए कि आप एहसानमंद हो, तब जाकर वो आपके पास आएंगे। बीएसएनएल ऑफिस में जाकर टिकट बुक कराना, पैसा जमा कराना और उसके बाद में उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर रखे रखे बिल आ रहा है, कम से कम उस डब्बे को सही तो कर दीजिए। उसमें से पीछे से पता नहीं कुछ विचित्र प्रकार की आवाजें गुनगुन आया करती थी। दौर खराब था। बीएसएनएल के सरकारी कर्मचारियों का ये जो सरकारी रवैया था, इसने बीएसएनएल को बहुत बट्टा पहुंचाया। रिलायंस जियो ने अपनी सर्विसेज से लोगों का मन मोह लिया। ऐसा मोहाया कि हमको तो बाद में समझ में आया कि ये हमारी उस कमी का लाभ उठा करके सब कुछ सूपड़ा साफ करके अपने साथ ले गया। क्या लेकिन इसमें कर्मचारी ही जिम्मेदार थे कि सरकार की भी कुछ आरामदायक स्थितियां जिम्मेदार थी? और सरकार में क्या केवल मोदी जी जिम्मेदार थे कि इनसे पहले वाले लोग भी जिम्मेदार थे? 2006-07 में जो सरकारें चल रही थी, वहां से लेकर 2014 तक की सरकारें और 14 से लेकर 24 तक की सरकारें, लगभग 18 साल का टेन्योर रहा जिसमें बीएसएनएल ने अपना बुरा दौर देखा। बीएसएनएल के इस दौर में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। कहते हैं कि बीएसएनएल के अधिकारी खुद इस बात को मानते हैं कि एक समय पर निजी कंपनियां बीएसएनएल से चुनौती फील किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा और समय बदलते समय 2006 से 12 के बीच में लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म, बाबू लोगों का यह समझना कि आपको सिम लेना है तो हमसे लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में आप हमारे साथ में, भाई साहब बीएसएनएल के कर्मचारियों की जो इज्जत समाज में हुआ करती थी, भाई साहब यार सिम उपलब्ध करवा देना, और वो भाई साहब कहते थे हाँ हाँ ठीक है मैं बात करूंगा, मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में जो सरकारी जो सिस्टम चला, लाल फीताशाही चली, उसके चलते लोगों का धीरे धीरे मोह भंग होने लगा। अल्टीमेटली सर्विसेज भले ही इनकी अच्छी थी, इनकमिंग फ्री में दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सिम का ना मिलना और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा वो सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करा देना, यहां पर बीएसएनएल के लिए मुसीबत खड़ी करने लगा। इसी बीच में सरकार ने भी सोने पे सुहागा ऑफर दे दिया। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हुए जब बीएसएनएल को टेंडर करने की जरूरत थी, उस समय पर सरकार टेंडर में लेट लतीफी करती चली गई। सरकार के द्वारा इनको दिए जाने वाले नेटवर्क कंपनसेशन और कुछ इस प्रकार के एलिगेशन कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं बीएसएनएल के, वो सीनियर ऑफिसर्स मिली भगत के साथ कॉम्पिटिटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर्स में डिले कर रहे हैं। यानी कि जहां एक और कंपटीशन में टिके रहने के लिए बीएसएनएल को नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, वहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बीएसएनएल डेवलप कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सरकारी प्रयास में पहले परमिशन लेना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। कहते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियां हुई कि सरकारी टेंडरों को 17-17 बार होना पड़ा, यानी कि आपको परमिशन ही नहीं मिल रही है, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को यह कह दिया जाए कि आपका यह टेंडर ना होने देना प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचा रहा था, तो यह मात्र एक आरोप ही होगा। हालांकि उस दौर में दो नेता लोग ऐसे हुए जिनके ऊपर इस बारे में बहुत ज्यादा विचार किया जाता है, जिनमें से एक थे राजा, जिनका नाम था ए राजा, जो कि 3G घोटाले के लिए भी सुर्खियों में रहे थे, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के कारण भी सुर्खियों में रहे थे। उनके दौर में भी बीएसएनएल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। यानी कि राजनीति के अंदर एक ऐसा दौर आया जिस समय पर अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बीएसएनएल को सुविधाएं नहीं दी गई। साल 2010 में जब 3G का ऑक्शन हुआ तो बीएसएनएल को भी
कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो कि सरकार प्राइवेट कंपनियों से ले रही है, उसके लिए कहा गया आप भी उतना ही पैसा देकर आइए। एक तरफ तो बीएसएनएल सरकार के सोशल ऑब्लिगेशन को ढोकर गांवों में जहां पर फायदा नहीं हो रहा है वहां भी लैंडलाइन बिछा रही है ताकि सरकारी आइडिया जो है वो पहुंचे, गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचे, क्योंकि सरकार चुनाव प्रचार में कहती है कि हम लोगों ने गांव गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचा दी है। वहीं दूसरी ओर जब स्पेक्ट्रम देने की बात आती है तो प्राइवेट कंपनियां जिस दाम पर खरीद रही हैं उसी के मुकाबले बीएसएनएल से कहा जाता है आप भी इतना ही पैसा दीजिए। तो बीएसएनएल कह रहा है एक तरफ तो आप मुझसे चैरिटी करवा रहे हैं, उसके बाद मेरी कमाई घटवा करके आप कहते हैं कि उतना ही पैसा देकर खरीदिए, ये कैसी नाफरमानी है। कुल मिलाकर के बीएसएनएल को घाटा होने लगा। बीएसएनएल ने नीलामी के अंदर लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे उसका बहुत बड़ा घाटा हुआ। कुल मिलाकर के ये समझिए कि बीएसएनएल ने अपने आप को 3G के लिए भी तैयार करने में खूब सारा पैसा खर्च किया, लेकिन इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा। कुल मिलाकर के 3G का बोझा ढोते ढोते बीएसएनएल अपने आप को इतने कर्जे में डुबो लिया कि इसे 100 करोड़ रुपए तो केवल ब्याज के भुगतान के लिए मंथली चाहिए होना पड़ गया। यानी कि एक प्रकार से ये बहुत कर्जदार कंपनी बनकर के देश के अंदर सामने निकल कर आया, क्योंकि एक तरफ सरकार की लेट लतीफी और उसी बीच में जियो का आगमन हो जाता है। जियो आता है और दुनिया में 4G की लहर पहुंचा देता है। जहां हाल ही में थोड़े समय पूर्व ही 10 के अराउंड इन्होंने इतने हजार करोड़ में बीएसएनएल 3G खरीद करके अभी रिवाइवल की सोच ही रहा था, अचानक जियो देश में आकर 4G की क्रांति मचा देता है। 3G वर्सेस 4G में 4G की स्पीड लोगों का मन मोह लेती है, और जियो तो सब कुछ शुरुआत में फ्री में ही लेकर आया था। इसी को तो प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं कि सामने वाले को इतने कम दामों पर दे दो कि दूसरा आपको उठने का मौका ही ना दे। जहां बीएसएनएल को बेचारे को 100 करोड़ रुपए कर्जा चुकाना ब्याज के रूप में पड़ रहा है, ब्याज चुका रहा है 100 करोड़ रुपए का, वहां जियो आपसे कह रहा है कि आप सस्ते में फ्री में ही ले जाओ इंटरनेट। तो बीएसएनएल का तो बेचारा घाटा ही नहीं उबर पाया। इतने में जियो अपना जो बैंक बैलेंस लेकर चल रहा था वो इसे मारने में काम आया। ऐसे तमाम कंपनी जो जियो के कंपटीशन में थी वो बुरी तरह पिछड़ गई। 4G स्पेक्ट्रम की जब नीलामी हुई तो इंटरेस्टिंग बात यह निकल कर आई कि बीएसएनएल के पास में आवेदन के लिए पैसा ही नहीं था। उस समय पर बीएसएनएल ने जो प्रक्रिया सरकारी अपनाई थी, जिसके चलते घाटा हो रहा था, सरकार ने इसके ऊपर से हाथ हटा लिया था, वो प्रक्रिया इसे यहां ले जाकर डाली। कॉम्पिटिटिवनेस में बीएसएनएल पूरी तरह बर्बाद हो लिया। 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दौर तो चला, इस बीच में दुनिया 5G की तरफ बढ़ रही है, बीएसएनएल 4G की लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल बीएसएनएल का ये जो घाटे का दौर है, इस घाटे के दौर से उबरने में सरकारी प्रयास निरंतर अब किए जाने शुरू हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि सरकार के द्वारा हाल ही में वर्ष 2023 में बीएसएनएल को 89,000 करोड़ रुपए का सहायता दी गई है। इसके माध्यम से ये 4G और 5G स्पेक्ट्रम परचेज कर पाएगा। अलॉटमेंट ऑफ 4G 5G स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को हो पाएगा, ऐसा सरकार का आइडिया है। देखने योग्य बात यह होगी कि अगर बीएसएनएल को इतना धन लाभ होता है जिसकी वजह से ये अपने कर्ज चुकाकर नया काम कर पाए, तो ये निश्चित ही देश के लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस दे पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर जियो का बायकॉट होता है और बीएसएनएल की घर वापसी उस दौर में होती है जब बीएसएनएल पूरे देश में होगा 4G लेकर के, तो यह बीएसएनएल के लिए एक बेहतरीन रिवाइवल प्लान होगा। लेकिन यहां पर एक बात और देखने योग्य है, और वो बात यह है कि अगर ऐसे में अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका कंपटीशन है जियो के साथ, वो अगर 5G रोल आउट कर देती हैं तो अगेन जियो को एक बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन हां, दुनिया 4G से भी बहुत हद तक संतुष्ट है। इंटरनेट स्पीड 4G की भी यूज करके लोग कंपैटिबल फील कर रहे हैं। देखना होगा कि जनता 4G से 5G में उतना ही क्विक रेस्पॉन्स देके शिफ्ट होती है जितना वो बीएसएनएल के केस में 3G से 4G में हुई थी। ठीक है ना? फिलहाल के लिए तो पोर्ट टू बीएसएनएल चलना शुरू हो चुका है। लोग बीएसएनएल के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्लान्स अब शेयर किए जा रहे हैं कि बीएसएनएल का 30 दिन का प्लान 199 का है, जियो का 349 का है। बीएसएनएल के प्लान को लोग प्रमोट कर रहे हैं। बकायदा बीएसएनएल में कैसे पोर्ट करें उसकी प्रक्रिया तक साझा की जा रही है कि आप अपना नंबर टाइप करके बस सेंड करें 1900 तक, वहां से एक नंबर मैसेज आएगा, उसको लेकर बीएसएनएल ऑफिस में मिल लें।
वो आपको नई सिम दे देंगे। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि इस टैरिफ वॉर में बीएसएनएल को जो एडवांटेज हो रहा है, इसे बरकरार रखने के लिए बीएसएनएल के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसी दौर में अगर बीएसएनएल कुछ ऐसा कर जाए जिससे कि वो अपने आप को ये कहे कि मैं तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए कर रहा था, तो ये लोगों के साथ एक बड़ा धोखा भी हो सकता है। यानी कि बीएसएनएल अपनी प्राइजेस को कम करके ही लोगों तक पहुंचे, यही बीएसएनएल के लिए और उसके चाहने वालों के लिए अच्छा होगा। बाय द वे, यहां पर एक प्रोग्रेसिव थॉट यह भी निकल कर आई है कि बीएसएनएल जो देश भर में 4G पहुंचाने का काम कर रहा है, उसमें टीसीएस ने 15,000 करोड़ का टेंडर लिया हुआ है। यानी एक प्रकार से टीसीएस प्लस बीएसएनएल मिलकर, यानी टाटा मिलकर के बीएसएनएल को रोल आउट कराने में मदद कर रहा है। टाटा का विश्वास जब बीएसएनएल के साथ है तो लोगों में यह विश्वास है कि इनका जो 4G आएगा वो बेहतरीन किस्म का होगा। यही विश्वास के साथ लोग बीएसएनएल की तरफ मुड़ रहे हैं। और मैं आपको पहले अवगत करा देता हूं, बीएसएनएल 4G हो जाएगा। अगर 4G में संतुष्ट हो और बीएसएनएल इतना ही प्राइस लेकर चलने को तैयार हो, तो यह अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत सिद्ध होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें।